बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज अगर देखा जाए तो मुल्की मामलात के अंदर पेशरफ जो पिछले दिनों से दिखाई दे रही थी उसके अंदर कुछ बेहतरी के इम्कानात तो रोशन हो रहे हैं, लेकिन बयान जो मंजर आम पे आ रहे हैं उससे वफाकी हुकूमत ये तासुर दे रही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या अपोजिशन जो है वो मुज़ाकरात को डिले कर रहे हैं। लेकिन अपोजिशन ये कहती है कि हुकूमत मुज़ाकरात को डिले करेगी। आने वाले दिनों के अंदर वो जो चार्टर ऑफ डिमांड बाय रिटन अभी तक जमा नहीं करवाया गया, इस ज़िमन के अंदर हुकूमती मौक़िफ़ क्या है वो आपको सुनवाया जाएगा। और उसके अंदर बैकडोर डिप्लोमेसी, बैकडोर चैनल के जो रवाबित थे उसके हवाले से जो कयास आराइयाँ कल रात से सुनाई दे रही हैं, उसके अंदर किस हद तक हकीकत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस बात के ऊपर है कि ये मुज़ाकरात भी किसी मुज़ाकरात का नतीजा है, तो ये चीज़ें किस हद तक सूदमंद साबित हो सकती हैं। और फिर जो कैदी थे 26 नवंबर के वाक़े वाले जो लोग गिरफ्तार किए गए थे, उनमें से अक्सरियतों की रिहाई का अमल मुकम्मल करके बाहर आ जाना, ये किस बात का साइन है। आने वाले दिनों के अंदर जब 2 से 3 दिन अभी बाकी हैं कि जिस दिन बड़ा फैसला सामने आने वाला है, क्या उस फैसले में भी कोई डिले दिखाई देगा। और इस पूरे मंजरनामे में जो अपोजिशन जमातों के साथ मिले हुए लोग हैं, जो या उस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हैं, उनके जो नज़रियात हैं वो किस हद तक सादिक उतरते हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो ये राय रखते हैं कि जिस हुकूमत के पास जायज़ मैंडेट ही मौजूद नहीं है, उस हुकूमत से मुज़ाकरात किस बात के। और शहबाज शरीफ साहब के बारे में वो ये भी राय रखते हैं कि वो हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो तो मुशर्रफ के वज़ीर आज़म बनने को भी तैयार हो गए थे। तो इस तरह की बातें उनकी तरफ से किए जाना, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की तरफ से बात का किए जाना। और फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने एक अहम बात की है, उन्होंने ये कहा कि वक्त आने पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, इमरान खान और आसिफ अली जरदारी साहब भी बैठ सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो ये जो कयास आराइयाँ हैं सिर्फ महज कयास आराइयाँ हैं, इसके अंदर हकीकत भी है। राना साहब, राना सनाउल्लाह साहब तो कहते हैं कि उन्हें देना चाहिए था जवाब, ताकि अगले हफ्ते हम उनको बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं, वो इसमें डिले कर रहे हैं। और राजा नासिर अब्बास साहब कहते हैं कि ये तो तूल पकड़ेगा, मामला इतना छोटा तो है नहीं कि इन दिनों के अंदर ही बात मुकम्मल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात है यासर, मैंने इस मुल्क के अंदर नवाज शरीफ वर्सेस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद सियासत को बड़े करीब से देखा है। कौन किसके पम्फलेट किस तरीके से फेंकता था, कौन किसको क्या कहता था, कौन किसको घसीटता था, कौन मुल्क का दुश्मन कहता था। पीटीआई की नफरत और उस नफरत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त तो इंतहा की नफरत थी ना। 11 साल आसिफ अली जरदारी को इमरान खान ने जेल तो नहीं रखा। जिस केस में वो जेल में रहे वो किसने किसका बनाया हुआ केस था, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत। उसके बाद काला कोट पहनकर मौजूदा चेयरमैन सेनेट के खिलाफ कौन गया था, मेमो गेट में कौन गया था, नवाज शरीफ साहब। मैं उस वक्त उससे ज्यादा नफरत की इंतहा थी कोई इनके आपस में? नहीं। सुलह हो गई, हुई, घंटों लगे, हफ्ते भी नहीं लगे, घंटों लगे ना, मामला खत्म हो गए। इन इंतहाबात से पहले अतातर वर्सेस बिलावल भुट्टो सरदारी थे जी, नहीं थे? ऐसे ही था। बिलावल भुट्टो सरदारी जो तकरीरें करते थे आपको याद नहीं है? आसफा भुट्टो जो तकरीरें करती थी आपको याद नहीं है? आसिफ अली जरदारी जो तकरीरें करते थे आपको याद नहीं है? इलेक्शन खत्म हुए, क्या हुआ? एक ही रात में सारे इकट्ठे हो गए, एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद अय्याज, ठीक है ना। तो बात यह है, तो पीटीआई के साथ कौन सी इन्होंने उनकी चारपाई पीटीआई ने उठा ली है, या पीटीआई ने कौन सा उनका वो कट्टा खोल के ले गए ने कि जनाब ये नहीं हो सकता। ये किस तरह मुमकिन है? दीवाने हैं ये जो ये बात कहते हैं, पागल है वो जो ये बात कहते हैं। ये बात करें जो असल बात करने वाली है कि जनाब बानी तहरीक इंसाफ जेल में रह के भी में हरा देता है, जेल से बाहर आया तो हमें बिल्कुल ही आउट कर देगा, ग्राउंड से बाहर फेंक देगा। ये बात है असल जिसकी उन्हें फिक्र है। बाकी जो उन्होंने कहते हैं ना जी वो चार्टर ऑफ डिमांड हमें दें, हम उस चार्टर ऑफ डिमांड पे आगे लेकर जाएंगे। आज वो डिले क्यों कर रहे हैं जनाब? उन्होंने कहा था आप हमारी मुलाकात कराएं बानी तहरीक इंसाफ से, कोई 2 घंटे की मुलाकात कराएं, हम उसके आगे सारी चीजें रखें, वहां बैठ के चार्टर ऑफ डिमांड बनाएं, ला के आपको दे देते हैं।
आपने कौन सी बात माननी है, कौन सी नहीं माननी, उस पर आप बता दीजिएगा। इन्होंने गवर्नमेंट ने मुलाकात करवाई बानी पीटीआई से? हाँ जी पहली मुलाकात तो हुई सर। भाई, आप ये मीटिंग तो कल खत्म हुई है, मेरे को लगता है आप भी चाय पी आज आपने? सर वो दूसरी मुलाकात की बात कर रहे दोस्ती मैं जबरदस्त कल उन्होंने कहा था मीटिंग में उनके साथ, आप चाय पी के ना थोड़ा फ्रेश हुआ करें, ताकि जो चीज़ फ्रेश करने वाली है वो आपको होश व हवास में रखे, आपको पता लगे। हैं। मैं सवाल क्या पूछता हूँ, मुलाकात के वाले दिन जो है वो तो पीर को है, लेकिन वो मुलाकात तो जब के वाले वो से मुलाकात वाले इम्कानात ये है कि सर हफ्ते के वाले दिन मुलाकात वो करवानी। नहीं, ये बात नहीं है। जब गवर्नमेंट एक मसले को ख़त्म करना चाहती है तो फिर कौन सा दिन मुलाकात का? क्या बैरिस्टर सैफ, अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, वो तो सर वो तो उसके दायरा कार से ही बाहर निकली हुई मुलाकातें हैं ना। थी ना। तो ये भी तो दायरे कार से बाहर निकली हुई मुलाकात है ना। ये भी मुलाकातें जो है इसीलिए होनी है ना कि जनाब इस मामले को हल किया जाए। ये मुलाकात इसलिए तो नहीं होनी कि जनाब मूंगफली दे आइए इमरान खान, चनगोजे दे आइए। ये मुलाकात भी इसीलिए होनी है भाई, तो कराएं मुलाकात कराएं। वो मुलाकात करके आते हैं। कल खुद हामिद रजा साहब ने नहीं कहा आप मुलाकात करें, वापस आके आपको चार्टर ऑफ डिमांड देते हैं, आप उस चार्टर ऑफ डिमांड के सामने रखने के बाद फैसला करें। जहां तक राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जनाब अच्छी बात है वो जेल में रहना चाहते हैं, हमने तो ऑफर कोई नहीं की। बिल्कुल आपने ऑफर कोई नहीं की, उन्होंने ऑफर कर दिया ना, उन्होंने ऑफर कर दिया ना कि मैं जेल में रहना चाहता हूं यार, मेरे कारकुनों को रहा करना, करें ना भाई, क्यों नहीं करते? 1.5-2 साल से पकड़े, 1.5 साल से पकड़ा हो गया ना जी। प्रोसिक्यूशन आपका अपना है, 1.25 साल हर चीज़ अपनी है। तो भाई उस प्रोसिक्यूशन को बाकी चीज़ों को चीज़ें करें और करने के बाद आगे चलें। एक तो ब्रेक का मुनंज कहता जाता जिमें मैं और किसी गड्डी की ब्रेक मारनी होती है, कोई बात तो पूरी हो लेने दिया करें। तो भाई ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है। जिस दिन मुलाकात हो जाएगी उस मुलाकात के बाद आप देखेंगे पीटीआई अपनी चार्टर ऑफ डिमांड देगी और हुकूमत ने कौन सी बात माननी है कौन सी नहीं माननी वो आगे बता देगी। अगर आप ये बात करें, राजा साहब बड़े मोहतरम हैं कि बिल्कुल बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि इस हौसले से करना पड़ेगा। इस हौसले के लिए 5 साल चाहिए, 10 साल चाहिए, 20 साल चाहिए, कितना चाहिए? चार्टर ऑफ डिमांड के बाद गवर्नमेंट भी अपना टाइम टेबल देना कि भाई हमने ये मामला हल करने के लिए हमें 3 माह चाहिए, हमें 5 माह चाहिए, यानी पार्शली हम इतना अरसा ले सकते हैं। इतना अरसा ले, फिर बात होती है ना। अब अगर वो कहते हैं कि बेगुनाह कैदियों को रहा करें, वो कहते हैं जी वो अदालतों में केस है, वो कहते हैं बिल्कुल हम अदालतों से लड़ेंगे, लेकिन कम से कम आप कोई ऐसे हथकंडे ना, चलान जहाँ पेश होना चलान पेश करें, जहाँ आपके प्रोसिक्यूशन ने पेश होना पेश हो के फुल केस लड़े वो छुट्टियों की दरखास्त न कर दे जी, ठीक है, ये चीज़ें तो करें ना। बाकी आपने कहा जी कि 6 के फैसले को क्या होगा 6 का फैसला जो है वो मैक्सिमम सारी दुनिया को पता है कि बानी तहरीक इंसाफ को सज़ा सुनानी है। किसको नहीं पता? किसी एक ने कहा कि नहीं सज़ा सुनानी? किसी एक ने? सबको तो ट्रायल देख के तो सबको यही लगता है। तो उसके बाद वो रिलीज़ हो जाएंगे भाई। उसके बाद अदालत आलिया भी है ऊपर, अदालत उस्मा भी है ऊपर, सब कुछ है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, इस बारे में सब मज़ीद बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने। हुमायूं साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुमायूं साहब, बात ये चल रही है कि एक तरफ बातें ये हो रही थी कि हुकूमत इस मामले को लटकाएगी मुज़ाकराती अमल को। हुकूमत कह रही है, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं चार्टर ऑफ डिमांड आप दे देते तो अगली जो मुलाकात थी हम उसका जवाब आपको कम अज़ कम देते। आपने ही उसको लटकाया हुआ है मामले को। तो ये तदब्बुर की बुनियाद के ऊपर चार्टर ऑफ डिमांड को ना फराहम किया जाना, इसके पीछे की मंतिक क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मुझे नहीं मालूम, बास डिटेल्स के मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मेरे अपना तज्जिया वो ये है कि अभी तक जो हमारी जो पॉलिटिकल टीम है उस टीम को, सारी टीम को इमरान खान से मिलने की इजाजत अभी तक शायद नहीं मिली एक साथ। जब आप ये डिस्कशंस कर रहे होते हैं ना, तो आपको पीस मिल डिस्कशंस नहीं होती कि पहले हुमायूं चला जाए, फिर राना साहब चले जाए, फिर आप चले जाए और एक एक बात करें। इसमें वो पूरी टीम जाती है, हर एक उस पर डिलिब्रेट करता है। बल्कि इनफैक्ट अगर इस किस्म के जो इम्पोर्टेंट मसले होते हैं उसमें टीम से ज्यादा कोई 7-8-10 बंदे और इम्पोर्टेंट बंदे जिनका पॉलिटिकल ग्राउंड के ऊपर, जो ग्राउंड रियलिटी से जिनका ताल्लुक होता है, वो सब जाने चाहिए और वहां पे एक डिस्कशन हो।
बिल्कुल इस तरीके से जैसे पॉलिटिकल पार्टी में डिस्कशन होती है, वो सारे बैठ के और उस चीज के ऊपर डिलिब्रेट करके फिर उनको कहें। क्योंकि देखिए जब आप मुझसे इन राइटिंग मांगेंगे ना, तो उसमें हो सकता है चार बंदों के दिमाग में कोई बात हो, दो बंदे आके कोई और बात कर दे जो उस चीज को बेहतर कर दे, या उस चीज को इस तरह कर दे कि फ्यूचर के लिए उसमें कोई स्पेस क्रिएट कर दे। आपकी बात सारी सामने आ गई। कितने दिन तक तहरीक इंसाफ, हफ्ते को गालबन मुलाकात हो जाएगी चेयरमैन पीटीआई से, बानी पीटीआई से, तो उसके बाद कितने दिन लगेंगे अपनी डिमांड या अपना चार्टर ऑफ, जो भी आप इसे कह सकते हैं, आपके मुतालबात हो सकते हैं, आप पेश कर देंगे? देखिए राणा साहब, इस तरह है, फर्ज करें मैं अपने आप को उस पोजीशन पे डालता हूं, तो आप आके मुझे बताते हैं कि डॉक्टर साहब ये सारी बातें हुई हैं। मैं हो सकता है उसी वक्त आपको कुछ चीजें डायरेक्शन दे दूं और फिर आपको कहूं कि यार मुझे थोड़ा सा टाइम भी दे दो, तुम भी ये कर लो, फलाने से ये डिस्कस कर लो, उससे ये डिस्कस कर लो, क्योंकि मेरा तो एक्सेस है नहीं। तो उसूलन मेरी नजर में तो उसूलन ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट को ना सिर्फ इस पूरी पॉलिटिकल कमेटी को, बल्कि अगर इमरान खान 10 बंदों को और बुलाता है तो उन सबको इजाजत मिलनी चाहिए। और पूरा दिन 1 घंटे 2 घंटे की इजाजत नहीं है, वहां 8-10 घंटे बैठे, डिलिब्रेट करें, उसके बाद करके कहें कि ये कर ले। अब अगर ये सैटरडे को कर लेते विच इज टुमारो तो अच्छी बात है, संडे को दोबारा कर ले, मंडे को करके जिस दिन ये खत्म हो जाएंगे सर, बाकी तो सिर्फ ड्राफ्ट करना है ना उन चीजों को। दरमियान में 1-2 लॉयर्स भी हैं ताकि वो वहां जाके उन चीजों को जो उसकी जो एक लीगल पहलू होता है उस चीज को चेक कर लें। कुछ पॉलिटिकल लोग हैं वो उसके पॉलिटिकल ग्राउंड रियलिटी को सामने करेंगे, और जिस दिन हो जाएगा उसके अगले दिन दे देंगे। तो मे बी ट्यूसडे को दे दें, मे बी वेडनेसडे को दे दें। लेकिन क्या आप मुझसे पूछे कि इतनी बड़ी चीज, और वो भी एक बात याद रखें, मेरी रिजर्वेशंस हैं, मैं एक बहुत बड़े टोले के साथ एक डील करने जा रहा हूं। I have to be very careful कि मैं क्या लिखने लगा हूं, क्या नहीं लिखने लगा हूं। तो उस लिहाज से मुझे शायद टाइम चाहिए, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान ये जल्दी कर लेंगे, इन्हीं 2-3-4 दिनों में कर लेंगे। सर, मैं कतला कलामी के लिए माजरत, हुमायूं साहब, जब आप ये समझते हैं कि वो टोला जो है वो ईमानदार नहीं है, तो फिर उसकी उम्मीद कैसे लगाएंगे सर उसकी एग्जीक्यूशन की? सर देखिए इस तरह है कि आपने अपने लिहाज से वही वाली बात है ना, उनके ब्लफ को कॉल करना है। आपने उनके ब्लफ को कॉल कर लिया। इमरान खान ने साफ कहा है ना कि मुझे मत निकालो। अगर कोई और लीडर होता, उनमें से कोई लीडर होता तो कहता कि यार इन सबको अंदर रहने दो, मुझे निकालो। इन सब चीजों को सामने रखते हुए मुझे थोड़ी सी रिजर्वेशंस है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये सारी चीजें हो रही है इस वजह से कि कहीं मींस विद इन पाकिस्तान से इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि भाईजान ये आपने करना है। आप क्या समझते हैं कितने दिनों तक ये मामला जो है इसकी कुछ शक्ल सूरत निकल आएगी? सर मेरे ख्याल में अगर इन लोगों ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करना है तो जितनी जल्दी ये करेंगे उतनी जल्दी ठीक होगी। लेकिन व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि इनको थोड़ी सी जल्दी है, शायद हो ये हुकूमत को जल्दी है सर। मेरा ये ख्याल है हुकूमत को भी जरा जल्दी है। हुकूमत वांट्स टू हैव सम काइंड, देखिए हुकूमत शायद बाज तबकों को, ताकतवर तबकों पाकिस्तान से बाहर वाले, उनको ये बताना चाहती है कि हम इंगेज कर रहे हैं। अच्छा, मेरे पास इतला ये है कि ये 3 से 4 माह इंगेज करेंगे, तो क्या पीटीआई 3 से 4 माह इंगेज रहेगी? सर वहां पे जो जितना मैं जानता हूँ, इमरान खान ने 31 जनवरी का कहा हुआ है, तो 31 जनवरी प्रॉब्ली वुड मीन 31 जनवरी अंटिल अनलेस उसके अंदर कोई ऐसी चीजें ना हो जाए जो कि आप उसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कर ले, या उसको आप ये समझ ले कि उन्होंने कहा कि यार मैं इन सब लोगों को रिहा करो, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, तो उनमें से लेट्स से 60% या 70% को रिहा कर दे, और फिर उसके बाद कहें
बाकियों को हम अच्छा इनको ये करेंगे वो, सो मे बी कोई इस किस्म की चीज करे तो शायद इमरान खान वहां पे ये सोचे कि थोड़ा बहुत एक हफ्ता एक्स्ट्रा दे दे या 5 दिन एक्स्ट्रा दे दे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान 3 महीने इंतजार करेगा। आया until unless there is some substantial कोई ऐसी बात ना हो जाए, इमरान खान नहीं वेट करेगा जी। अरे सर एक चीज देखिए समझाइए। वो उसके, जी बात में हाँ जी मैं बता रहा हूँ इमरान खान के जो है ना वो किलर इंस्टिंक्ट्स हैं। ही इज अ प्रेडेटर, अ फास्ट बॉलर, अ प्रेडेटर। वो वेट नहीं करेगा इतना, वो उसकी फितरत नहीं है कि वो इतना वेट करेगा। वो अटैक करेगा, वो डिफेंसिव बंदा है ही नहीं, फितरतन डिफेंसिव नहीं है, प्रेडेटर है, प्रेडेटर। सर एक चीज़ बताइए कि पिछले दिनों ये बात चली कि ऑफ़र की गई बनी गाला में मुंतकिल करने की, हाउस अरेस्ट की, और उसको डिक्लाइन कर दिया गया। आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि बतौर हुकूमती नुमाइंदा मैं इस चीज़ की नफ़ी करता हूँ, इसकी तायद नहीं करता, हुकूमत की तरफ से कोई ऑफ़र नहीं। सिक्योरिटी ज़रा कल ये बात कर रहे हैं कि हमारी तरफ से भी कोई ऑफ़र नहीं है। तो सर वो ऑफ़र करवा कौन गया? सर मैं देखिए इस तरह है, मैं इस बात की मुझे नहीं पता कि इमरान खान को किसी ने डायरेक्ट ऑफर की या नहीं की, किस लिहाज से वो है। अगर इमरान खान ने कहा है वो इसलिए सच है कि एक जराए थे, उन्होंने मुझसे बात की थी और मुझे कहा था कि भाई हम चाहते हैं कि इमरान खान के साथ बातचीत हो जाए। तो मैंने कहा पहले मैं तो इमरान खान से बातचीत तब करूंगा, पहले मुझे पता तो चले कि आप चाहते क्या हो। तो उन्होंने एग्जैक्टली ये वर्ड्स कहे थे, मैं आई रिपीट कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था हम ये चाहते हैं कि इमरान खान जेल से निकल जाए या बनी गाला चले जाए, या अगर मुल्क से बाहर जाना चाहता है तो चला जाए और 3 साल तक पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा ना ले। मैंने उन्हें कहा था कि जी इसका मतलब है आप चाह रहे हो कि शेर जो है गोश्त खाना छोड़ के घास खाना शुरू कर दे। मैंने कहा आई एम सॉरी, ये चीज तो उनको छोड़े मैं भी नहीं मानने वाला, तो वो तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। और अब अगर वही बातें इमरान खान कह रहे हैं और मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं फिर उस चीज से मैं हट गया था और मैंने उस चीज से बात ही नहीं की, बिकॉज इट वॉज अ नॉन स्टार्टर फॉर मी, फॉरगेट अबाउट इमरान खान। तो उस बात पे अगर वो चीज इमरान खान कह रहे हैं तो आई एम श्योर ये किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली नहीं होगी, इनडायरेक्टली जरूर वहां गई होगी। ठीक, आपसे जिस शख्सियत ने की ही बात ऑफ़र की या कई बात आगे जाके करें, मैं नाम नहीं लेता उस शख्सियत का, नाम से हम पूछेंगे, वो इतनी पावरफुल शख्सियत थी कि वो जो बात कर रही थी अगर आप बात करते तो उस पर कोई पैरा नहीं, मेरे ख्याल में ही वो पावरफुल शख्सियत नहीं थी, लेकिन वो मेरे ख्याल में वो शायद उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। सियासी थी सरकारी? अच्छा सियासी थी या सरकारी? सरकारी कह लें आप उन्हें, सरकारी शख्सियत थी। तो सर फिर इसका आउटकम आपको कितने अरसे में निकलता हुआ दिखाई देता है कि जब इस तरह की ऑफर वहां से थी, चलें डिक्लाइन आप लोगों ने की है, तो कहीं ना कहीं पे तो मामलात सेटल करने की कोशिश हो रही है, तो कहीं बैकफुट पे आप जाएंगे उस मुतालबे पे, या फिर आपके मुतालबात जो हैं उसके ऊपर बज़िद हैं कि सिर्फ यही होने चाहिए? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, इमरान खान ने सिर्फ 2-3 दिनों के लिए कहा था कि भाई हम ये रेमिटेंसेस बंद करना शुरू कर देंगे, और फिर उन्होंने कहा कि चलो फिलहाल जरा होल्ड ऑन करो, लेकिन 31 जनवरी के बाद फिर हम देखेंगे। तो वहां पे जो स्टेट बैंक ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि एक रेमिटेंसेस में ड्रॉप आई है, ठीक है, इन चीजों को छोड़ दें, इन सारी चीजों को छोड़ दें। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपनी अपनी अनाओं से बाहर निकल आए, और इमरान खान ने अपनी अना से बाहर निकल के पीछे हट के 1 कदम नहीं, 10 कदम नहीं, 50 कदम पीछे हट के इनको स्पेस दी है। ये 2 बातें बहुत बड़ी बात होती है इमरान खान जैसे बंदे के लिए, कि वो कह दे कि नंबर 1 मैंने इनसे बात नहीं करनी, और फिर कह दे लोगों को चलो यार तुम बात कर लो। नंबर 2 ये चीज कि यार ये मेरा मैंडेट इन्होंने चुराया हुआ है, और पहला हमारा डिमांड ये था कि पहले मैंडेट वापस करो, बाद में हम बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि चलो खैर फिलहाल मैंडेट वाली बात को हम साइड पे रख लेते, हम बाकी इन 2 चीजों पे डिस्कशन कर लेते ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर स्टार्ट हो जाए। क्योंकि दोनों तरफ से मैं इसको एग्री करता हूँ कि दोनों तरफ से ट्रस्ट डेफिसिट है।
उस ट्रस्ट डेफिसिट को फिल करना बहुत जरूरी है। यानी अदम एतमादी दोनों अतराफ से है और उसमें खुद एतमादी पैदा करना वो बहुत ज़रूरी है, और वो किस हद तक पैदा होगी और कितने अरसे में होगी एक आम सवाल। शुक्रिया हुमायूं मोहम्मद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दीगर इश्यूज़ पे बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरीके से सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब कह रहे थे कि दोनों तरफ जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट है, और इस ज़िमन के अंदर उस लम्हे का इंतज़ार करना है कि जब काबिल एतमाद माहौल के अंदर एक दूसरे का एतमाद बढ़ाने की कोशिश की जाए, और ये जब दोनों अतराफ से रफ्ता रफ्ता करने की कोशिश की जाएगी तो उसका आउटकम कुछ बेहतर निकलेगा। वो कहते हैं हम 10 कदम नहीं, हम 50 कदम पीछे गए और हमने मुज़ाकरात की टेबल पे आके उनसे गुफ्तगू शुनीद जो की है, यही हमारा एक जेस्चर ऐसा है कि जिससे हम इस चीज़ की तरफ मायल हुए हैं कि जिनके साथ हम बैठना नहीं चाहते थे हम बैठे हैं, और वो मुल्की वजूहात की बुनियाद के ऊपर बैठे हैं, अपने लोगों के मसाइल हल करने के लिए बैठे हैं। तो ये बैठना किस हद तक फायदेमंद होगा। और दूसरा अहम सवाल ये कि इस मुज़ाकराती अमल के दौरान दोनों अतराफ से देखा जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी देखा जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर एक लम्हे के लिए साइड पर कर दें, हुकूमती अतराफ और अपोजिशन के अतराफ, दोनों अतराफ से गाहे बगाहे इस मुज़ाकराती अमल को लेके कुछ बयानात ऐसे हैं कि जिस पे बहुत बड़े सवालिया निशान उठते हैं कि आया ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है ख़त्म होगा या नहीं होगा। इसको लेके बात कैसे आगे बढ़ेगी, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली खान साहब ने। इख्तियार वली खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इख्तियार वली खान साहब, इस मंजरनामे में जहाँ पे बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, आपके बयानात भी आजकल बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया की जीनत बन रहे हैं इस मुज़ाकराती अमल को लेके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मजबूरी की खातिर मुज़ाकरात कर रही है, जो दीगर वजूहात आपने बयान की हुई हैं। सर, इस माहौल में ये चीज़ किस हद तक काबिल गौर है कि इसकी हीट को बढ़ाना है या कम करना? अच्छा, बहुत शुक्रिया यासिर रशीद भाई। देखिए, मुझे ये बताइए, जो इससे पहले आपने बात की जो सेनेटर साहब फरमा कर गए हैं, अब आपका क्या ख्याल है कि इसके जवाब में मैं क्या करूं? उनके मुंह में लड्डू डालूं, उन्हें रसगुल्ले खिलाऊं, कि इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं कि हम इनके साथ मुज़ाकरात पे बैठ गए जिनसे हम बात नहीं करना चाहते। जरूरत हमारी थी या तुम्हारी थी? लीडर तुम्हारा जेल में है, मुकदमे तुम लोगों पे बने हुए, 9 मई के तुम्हारे इर्द गिर्द दायरे बने हुए हैं, सियासी कैदी तुम्हारे हैं, उजरती कैदी तुम्हारे हैं, 190 मिलियन पाउंड की चोरियां तुम्हारी हैं। पार्लियामेंट में तुम लोगों को नहीं पता कि तुम्हारा बड़ा कौन है, छोटा कौन है, दरमियाना कौन है, सारे एक दिन पैदा हुए हो। मसाइल तो इनके अपने हैं। तो देखें, अब मेरा तो मसला ये है, मैं मुस्लिम लीग नून में मैं होम्योपैथिक नहीं हूँ, मैं फिजिशियन भी नहीं हूँ, मैं फिजिशियन भी नहीं हूँ, मैं गोलियों वाला काम बिल्कुल नहीं करता। मेरे एक हाथ में जो है कैंची होती है, एक में छुरी होती है, और जेब में इधर सुई धागा रखा होता है। मैं, अगर आप बात अच्छी करेंगे तो मुझे अच्छी बात करनी उससे ज्यादा आती है। बात पैड़ी करोगे तो मुझे 6 जुबानों में फिर समझाना आता है, मैं फिर 6 जुबानों में समझाता हूँ बंदे को। तो अब आ गए वो, देखो ये हकीकत है, ये हकीकत है कि आपके साथ किसी ने बात नहीं की। आप मुझे बताएं यासिर रशीद भाई, कोई जमात इनके साथ बैठी है बात करने के लिए? कोई बड़ी नामावर जमात इनके साथ बैठी है? नहीं बैठी। ले दे के एक मौलाना साहब कुछ दिनों के लिए इनके साथ बैठे हैं, अब वो भी इनके साथ नहीं बैठते। बड़ी इनकी ख्वाहिश थी। अच्छा, ये शुरशुरियां बड़ी छोड़ते हैं कि जी मौलाना साहब की ख्वाहिश है कि वो अडियाला जेल जाना चाहते हैं। मौलाना साहब ने कहा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मैं जा ही नहीं रहा, मेरा कोई प्रोग्राम भी नहीं है। फिर आगे से कहते हैं कि जी कप्तान साहब को ऑफर हुई है कि हम आपको बनी गाला में हाउस अरेस्ट करते हैं, आपको पिशावर मुंतकिल करते हैं। मुझे तरदीद करनी पड़ी कि हमारी तरफ से, पहले मैंने पूछा कि हमारी तरफ से कोई ऑफर गई है? सारे दरवाजों से मुझे यही पता चला कि कोई ऑफर नहीं गई। फिर मैंने कहा भाई हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है, तुसी उत्थे ही ठीक हो, जितने मुर्गे मिलते ने तुहानू देसी। सैर वली साहब, आपकी जमात के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, बड़ी कुर्बानियाँ दी हुई हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब ने, वो कहते हैं ये जो जमहूरियत है ये रिमोट कंट्रोल जमहूरियत है और इसका इख्तियार जमहूरी लोगों के पास नहीं है।
मियां जवेद लतीफ़ कहते हैं कि ये हुकूमत इतने पैसों के इवज़ हमें मिली है। आपके साबका साथी शाहिद खान अब्बासी इस हुकूमत के मतलब क्या कहते हैं आपको पता है? तो छोड़ दें तहरीक इंसाफ को, 2 लोग तो आपकी जमात के अंदर हैं, उनकी किसी बात की तरदीद या उनसे बाज़पुर्स या उनको मना क्यों नहीं किया जाता? अच्छा, जहां तक साद रफीक भाई की बात है, हम एक साथ स्टूडेंट फेडरेशन में रहे, हम एक साथ यूथ विंग में रहे और हम फिर एक साथ मदर मुस्लिम लीग में प्रमोट हुए। वो मेरे सीनियर हैं, मैं उनका छोटा हूँ, बड़ा कुछ उनसे सीखा है। रिमोट कंट्रोल डेमोक्रेसी की बात जो है ये अपनी जगह पे उनकी वजह है और ये आज की नहीं है। अगर आप मुझसे पूछे, मैं बीइंग तफले मकतब कहिए मुझे, सियासत के मकतब का मैं एक तालिब इल्म हूँ, छोटा सा अदना सा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद मैं समझता हूं कि हम एस्टेब्लिशमेंट को बहुत दूर छोड़कर आ गए थे, पार्लियामेंट से, जमहूरी अदारों से और जमहूरी मामलात से, इन फैसलों से। इमरान खान साहब जब आए तो नया नवेला बंदा था ना, वो नए वाले बंदे को शौक भी बड़ा होता है, शौक कहे शहवत कहे उसको बड़ी होती है। वो नया बंदा था, उसको अपने इधर अपने कांधों पर बैठा के ले आया और पार्लियामेंट में घुसा के ले आया। ऐसी गंदगी हमने नहीं देखी कि जब के जरिए पूरे पार्लियामेंट को चलाया जाता था। अब जो चीज इमरान खान साहब पार्लियामेंट में घुसा कर ले आए हैं, मुझे आप बताइए, मेरा आपसे सवाल है कि आपके घर में कोई बंदूक वाला आ जाए रात को किसी भी पहर, तो आप अगर उसके साथ लड़ेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? और किसी अकल और फहम के साथ उसके डीलिंग करेंगे और उसको हाथ से पकड़ के आराम से उसको वहां तक छोड़ा के आपके घर की हुदूद से वो बाहर निकल जाए। इसको कहते हैं फहम फरासत। अच्छा सर, इसी फहमो फरासत के नतीजे में आप उन्हें छोड़ आए? अच्छा, आपको नहीं पता कि मर्ज लगते हुए कितना टाइम लगता है और उसका फिर इलाज करने में कितना टाइम लगता है? मर्ज लगते जो है ना, चंद घंटे लगते हैं। किसी को मारने के लिए एक इंजेक्शन काफी होता है, उसको बचाने के लिए आपको कितने घंटे अस्पताल, वार्ड और आईसीयू के वो देखने पड़ते हैं, बेड्स देखने पड़ते हैं, अल्लाह बचाए सबको। तो ये मर्ज जो है वो लग चुका है और मर्ज को अब आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे उसका इलाज भी होगा, वो ठीक हो जाएगा। जहां तक आपने जावेद लतीफ की बात की, ये पैसों वाली बात मैंने उनकी ऑनेस्टली सुनी नहीं है, वरना आपको पता है मुझे लगी लिपटी नहीं आती। जो बात ठीक होती है उसको ठीक कहता हूँ, जिसका पता नहीं होता मुझे नहीं पता, जिसका पता होता फिर जवाब देना चाहिए तो मैं जवाब भी दे देता हूँ। और मैं यही मेरी वजह है कि मैं अपनी पार्टी में इस पोजीशन पर हूँ, अदरवाइज पता नहीं कहाँ पे होता। शाहिद खान अब्बासी जो है, he has got nothing to do with PMLN anymore। शाहिद खान अब्बासी साहब के लिए मेरा इतना जुमला ही काफी है कि अगर नवाज शरीफ उनको वजीर आजम ना बनाते तो आज वो अपनी दूसरी जमात ना बनाते। सिंपल एज दिस। नवाज शरीफ उनको वजीर आजम ना बनाते तो आज उनका कद काट इतना ना होता कि उनकी मुंह से निकली हुई एक बात उसके टिकर्स बनते हैं। वरना इससे आगे बढ़ते हैं। एक लम्हा, एक सेकंड दे दो। शाहिद साहब इससे पहले MNA रहे हैं, शाहिद साहब इससे पहले वजीर रहे हैं। आप सब बताइए, किसी ने उसको टॉक शो में नहीं देखा था, किसी प्रोग्राम में नहीं आते थे। वजीर आजम बनने के बाद उनके स्टेचर में फर्क आ गया। सो मेरे ख्याल में अपने लीडर के साथ बेवफाई नहीं करनी चाहिए और हर बार जो है बंदा ना वजीर आजम बनता है, ना हर बार बंदा वजीर बनता है, ना हर बार बंदा गवर्नर बनता है। कभी कभी भी रेस्ट भी करना पड़ता है। थैंक यू जी, आप आगे सवाल कीजिए। चले क्या आप मज़ाकरात को हल होता देख रहे हैं? इस मज़ाकरात का कोई नतीजा निकलते देख रहे हैं? अच्छा, ये बात बड़ी आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले PTI को, ये जो मैं इनको अक्सर कहता होता हूँ कि ये आपकी जो जुबान है, ये दांत है ना, ये अल्लाह ने सिर्फ खाने के लिए नहीं दिए, इससे अपनी जुबानों की जरा हिफाजत भी किया करो, थोड़ा सा इसको कंट्रोल रखो। अल्लाह ने दी इसलिए कि अपनी जुबान की हिफाजत करो और खाना पीना खाओ। अगर ये अपनी जुबानों पर कंट्रोल करें, चंद चीजें जो इनकी ऐसी हैं कि ये हमेशा मतलब
अब मैं, आप भूल जाएं कि मैं किसी जमात की वजह से मेरी मुखालफत है तो मैं इनको तनकीद का निशाना बना रहा हूं। इनके मुंह से, इनकी सोशल मीडिया से ऐसे अल्फाज निकलते हैं कि इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अब ये इन्हीं की पार्टी ने कहा था, अब मेरी हुकूमत नहीं रही तो पाकिस्तान 3 टुकड़े हो जाएगा। ये चीजें जो है ना, ये हमारे इधर चोट लग के इधर पड़ी हुई हैं। ये चीजें ना करें, सियासी लोग बन जाएं। इमरान को लर्न करना चाहिए कि एक सियासी लीडर किस तरह बिहेव करता है। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब, इस हवाले से अपना क्लीन नाज़रीन देख इश्यूज पे बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। गुज़श्ता साल जब गंदम की ख़रीदारी के मौके के ऊपर ये नामौलूद हुकूमत जो थी, इसने बैकफुट पे जाना गवारा किया और उस बार जब किसानों को उनके मुआवजे के मुताबिक फिर रकूम हासिल नहीं हुई तो एक बहरान पैदा हुआ था और यह तकरीबन हर साल होता रहा। और इसका हल हुकूमत ये निकाल रही है। पंजाब हुकूमत ने इब्तदाई तौर पे ये बात की कि सरकारी सतह पे हम गंदम ही नहीं खरीदेंगे। बातें होती रहीं कि पास्को के गोदामों के अंदर भी गंदुमें पड़ी रहती हैं और वहाँ से ही उसका इजरा नहीं होता, या पास्को ने इतनी गंदुम हासिल की तो उतनी गंदुम कहाँ गई, या इतने थैलों का इजरा हुआ तो बारदाना जो है इतना जारी हुआ, इतनी गंदुम हासिल नहीं हुई। उसके अंदर रकूम की खुर्द बुर्द के भी इल्ज़ामात लगते रहे। फिर ये होता रहा, मनमानियाँ की जाती हैं, मनमर्जियों लोगों को ये फराम की जाती हैं। तो ये बात इब्तदाई तौर पर पंजाब हुकूमत ने अपनाई थी। अब गुज़श्ता दिनों हमारे वज़ीर ख़जाना ये कहते हैं कि करप्ट तरीन इदारा पाकिस्तान का जो नंबर 1 पे है वो पास्को है। फिर उन्होंने ये भी मौक़िफ़ अपनाया कि वज़ीर आज़म की राय है कि पास्को को बंद कर दिया जाए। अब इस ज़मन के अंदर क्या यही हल है कि पास्को को बंद करके आप जो है निजकारी कर दें, या बंद करके आवाम को ही कह दें कि आप डायरेक्टली खरीदें? तो यही क्या हल है? तो अगर यही हल है तो फिर पास्को का जो पूरा निज़ाम चल रहा है उसको यकतरफा तौर पे बंद करके उसके फ़वाइद होंगे या नुकसानात होंगे, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सदर ऑल पाकिस्तान पास्को स्टाफ यूनियन लियाकत अली भट्ट साहब ने। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भट्ट साहब, सबसे पहली बात तो मेरी ये कि वज़ीर ख़जाना ने जो सबसे बड़ा टैग आप लोगों के ऊपर लगाया कि पास्को करप्ट इदारा है नंबर 1 पाकिस्तान का, इसको, इस बयान की तरदीद करेंगे, तायीद करेंगे? जी बिल्कुल, मैं इसकी तरदीद करूंगा। अच्छा भट्ट साहब, तरदीद करता हूँ। जी जी बोले। जी मैं बिल्कुल उनके इस बयान की बिल्कुल तरदीद करता हूँ कि ये बयान उनका सरासर पास्को के मुनाफी है। पास्को हमेशा प्रॉफिटेबल इदारा रहा है। आज तक 50 साल तारीख में कभी भी पास्को खसारे में नहीं गई। अच्छा, पास्को खसारे में नहीं गई तो फिर इसकी निजकारी क्यों कर रहे हैं? और इस वक्त आपके पास कितनी गंदम पड़ी? अगर निजकारी हो जाती है कितने लोग बेरोजगार होंगे, और ये जो गंदम होगी फिर उसका क्या सिलसिला चलेगा? जी सर, गंदम तो हमारे पास 2 करोड़ 60 लाख बोरी गोदामों में पड़ी हुई है। तो इससे अगर ये इदारे को बंद करते हैं तो हजारों मुलाजमीन का इस्तेहसाल होगा और इससे मुल्क के जो जिम्मेदार काश्तकार लोग हैं उनका बहुत ज्यादा नुकसान होगा, जो कि पहले ही महंगाई की वजह से पिसे हुए हैं। अच्छा भट्ट साहब, एक कुलिया समझाइए। पास्को गंदम खरीदती है सरकारी रेट के ऊपर और आम आवाम अगर डायरेक्ट गंदम खरीद लें तो वो कम कीमत पे भी मिलती है और बाद में ब्लैक मार्केट के अंदर भी मिलती है। पास्को का बुनियादी फायदा आवाम को क्या है? किसानों को तो चले हैं सरकारी रेट के ऊपर हो जाती है, बाद में ब्लैक में ना भी चले तो पास्को तो ले गया ना। आवाम को इसका फायदा क्या है? अगर पास्को को बीच में से हटा दिया जाए, आवाम को फायदा होगा, नुकसान होगा? जी बिल्कुल, आवाम को बहुत नुकसान होगा। इससे मिडल मैन जो लोग हैं वो सामने आ जाएंगे। पास्को हुकूमत की जारी करदा हदायत के मुताबिक किसानों से गंदम खरीदता है, इसके जखीरा करके मुल्क के स्ट्रेटेजिक रिजर्व का बंदोबस्त करता है। मजीद बरा जिन सूबों में गंदम की किल्लत हो, पास्को अपने जमा शुदा गंदम के स्टॉक से गंदम मुहैया करता है। तो आप क्यों बंद कर रहे हैं? फिर आपकी वजह क्या नजर आ रही है? आप कह रहे हैं कि 50 साल से प्रॉफिट दे रहा है ये अदारा, आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, तो फिर क्यों बंद क्यों करना चाह रहे हैं? इसकी निजकारी क्यों करना चाह रहे हैं? जी, इसमें कुछ लोगों की पास्को के असासों पे नजर है कि ये हड़प कर लिए जाएं, तो इस वजह से ये लोग एक मुनाफा बख्श इदारे को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं।
सर ये किन लोगों की नज़रें हैं? हुकूमत पाकिस्तान कह रही है, वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं, वज़ीर आज़म कह रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब कह रही हैं, ये किन लोगों की नज़रें हैं इनके एहसासों के ऊपर? जी हाँ, ये कुछ प्राइवेट लोगों की पास्को के एहसासों पर नजर है। वो लोग इस मुनाफा बख्श अदारे को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। क्या वो हुकूमत से ये अदारा खरीदना चाहते हैं? जी बिल्कुल। कितने एहसास हुकूमत से हुकूमत ये अदारा डिफॉल्ट करके अपने खुद जानबूझ के अपनी सोची समझी साजिश के तहत इस अदारे को बंद करना चाहती है और अपने जो प्राइवेट बंदे हैं ये उनको उनके हाथों फरोख्त करना चाहती है। कितने के एहसास हैं पास्को के? पास्को के सर खरबों के असासे हैं। खरबों की तो हमारे पास गंदम पड़ी हुई है, हमारे पास साइलोज हैं, गोदाम है, हमारे रिजर्व सेंटर हैं बहुत ज्यादा जहाँ पे हमारे स्टॉक लगते हैं। ये हमारी पास्को की जाती प्रॉपर्टी है और पास्को हमेशा 50 साल से अरबों रुपए प्रॉफिट में जा रहा है। अच्छा सर, भट्ट साहब एक बात समझाइए, हर साल मुख्तलिफ खबरें टेलीविजन स्क्रीन की जीनत बनती हैं कि पास्को के उस गोदाम में जो है वो इतनी मेट्रिक टन गंदम ख़राब हो गई, बारिश के बायस इतनी ख़राब हो गई, कुछ गंदम को चूहे जो हैं वो ख़राब करते जा रहे हैं, तो इतनी जमा की है वो उसकी तरसील मुमकिन नहीं हो पाई, ये ख़राबी की तरफ चली गई। तो वो जो खबरें होती हैं क्या फिर वो जाली खबरें होती? जी बिल्कुल, ये सरासर झूठ पर मबनी खबरें हैं। पास्को का बड़ा बेहतरीन निज़ाम है पूरी दुनिया में। भट्ट साहब कुछ तो फुटेजें सामने आ चुकी है पास्को गोदामों की सैलाब के दिनों में, बारिशों के दिनों में, तो आप क्यों इसको सारी खबरों को गलत साबित कर रहे हैं? नहीं सर, ये फूड डिपार्टमेंट की सारी खबरें हैं। पास्को गोदाम के गंदम के स्टॉक जो हैं वो साइलोस गोदामों और आरवी सेंटरों में जखीरा किया जाता है इनको, और इनकी मुकम्मल देखभाल की जाती है। पास्को ने आज तक गवर्नमेंट को कोई एक पैसे की भी करप्शन और डैमेज सामने ले आए नहीं ला सकी। पता नहीं क्यों ये प्राइवेट लोग, हुकूमत उनसे मिलके ये पास्को को बंद, और इसका नुकसान जो होगा वो हमारे जिम्मेदारों को होगा, पास्को एम्प्लॉइज का नुकसान। देखें इसके साथ हजारों लोगों का रोजगार मुंसलिक है, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। महंगाई के इस दौर में लोगों का पहले ही कोई पुरसाने हाल नहीं है और पीछे से ये हुकूमत ने ये काम शुरू कर दिया है कि इसको बंद कर दें। ये जो सरासर मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी है। भट्ट साहब अगर फर्ज कर लें हुकूमत तहैया कर लेती है कि बंद ही करना है, बतौर यूनियन लीडर क्या फिर आपका फैसला है, क्या करेंगे? जी हम देखें एहतजाज करेंगे, गवर्नमेंट सतह पे हुकूमत को बावर करवाएंगे कि ये अदारे को बंद ना किया जाए। अगर फिर भी हुकूमत बाज नहीं आती तो फिर हम इंशाल्लाह स्ट्राइक करेंगे, इस्लामाबाद में जाएंगे, प्रेसिडेंट हाउस के सामने बैठेंगे जाके और प्रेस क्लब में एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएंगे। भट्ट साहब इस्लामाबाद जाना आजकल सान कोई नहीं जाएगा, बड़ी मार पै दीजिए। कोई मसला नहीं सर, अपने हकूक के लिए इंशाल्लाह हम हर हद तक जाएंगे। अच्छा भट्ट साहब, 2 सितंबर 2024 को जो FIA ने पास्को के साबिक MD समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया था, वफाकी हुकूमत उसको भी जवाज बनाती है कि उन्होंने हकायक सामने लेके आए हैं कि खुर्द बुर्द होती है, मालियाती निज़ाम ख़राब है, पास्को की गंदम की सही तरीके से स्टोरेज नहीं होती। तो ये तो आप ही के लोगों के पुराने लोग थे जिन्होंने जाके वो एतराफ़ात किए हैं सारे। नहीं सर, ये सूरत हाल क्लियर नहीं है। ऐसा हुआ है, इस तरह है कि हमारे कुछ ऊपर लेवल के 1-2 अफसरान बाला जो थे वो करप्ट थे, उनको गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ FIR भी कटवाई, उनको डिसमिस कर दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद जब इदारा खसारे में नहीं है तो जो बंदे इसमें मुलव्वस थे उनको सजा दी जाए, ना कि इदारे को बंद कर दिया जाए। तो अब आपको कह दिया गया कि आपका इदारा बंद हो रहा है? जी बिल्कुल, हमें तो यही पता चल रहा है कि बस 1-2 माह में इस इदारे को खत्म कर दिया जाएगा। तो फिर अगर आपका इदारा खत्म हो गया, फिर गंदम की खरीदारी किसानों से कौन करेगा? देखें जी, जमींदारों का तो पहले ही हाल बहुत बुरा है। तो जब एक ही इदारा था, पहले पंजाब गवर्नमेंट ने या सूबाई गवर्नमेंट ने गंदम परचेज करना बंद कर दी, एक वाहद पास्को ही इदारा रह गया था जो किसानों से गंदम खरीदता था। अगर यही हाल रहा और पास्को को भी इन्होंने बंद कर दिया तो ज़ाहिर है जो काश्तकार है वो तो बेचारा बेरोजगार हो जाएगा, बिल्कुल फारग हो जाएगा। काश्तकार फारिग हो जाएगा, और अगर पास्को को मुकम्मल तौर पर बंद करने का इंदिया सामने आ गया तो फिर इस पर एहतजाज भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया लियाकत अली भट्ट वाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह ने के बाद।